लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एनीबडी हु कैन रिमेम्बर? रिकॉल हो रहा है किसी को? मैम फ्लूइड में से एक मॉडल पढ़ लिया था हमने। बेटा क्या पढ़ा था हमने? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट हम पढ़े थे। अच्छा, मायोफिब्रिल्स होते थे, उसमें हमने थिक फिलामेंट्स हमने पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर। किसी को याद है ना? ये व्हाट वाज दिस? Yes, ma'am. दिस वाज द मायोसिन फिलामेंट। जो मेजर एक थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन मॉलिक्यूल से बनके बनता है और उसमें हेड्स होते हैं एंड देन देयर इज दिस बॉडी टेल, बॉडी नेक एंड देन द हेड्स। This is the myosin filament. इसमें दो बाइंडिंग साइट्स थी, कौन सी? एक एक्टिन और एक ATPase. Next was the actin filament, the thin filament. इसके components थे एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। इसके कोई और भी था जो इसको सपोर्ट कर रहा था? Any other protein which is supporting it? Nebulin. Nebulin, excellent, nebulin. और what was the protein जो मायोसिन के साथ अटैच था? Titan. Titan, good. So this is an active thin. इसमें G actin molecules होते हैं, अगर आपको याद हो। G actin molecules होते हैं। Yes. They all join together, polymerize to form a F actin. What does G stand for? G actin. किसी ने नहीं मुझसे पूछा G actin से बनता क्या है? What do you think? G से क्या बनता है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जवाब नहीं दे रहे आज। आ रही है आवाज। Yes sir. अच्छा देखो, दिस इज नॉट अ वाइवा। आप हिंट आपको मैं देती हूँ, इसकी शेप देखो। जी से क्या? ग्लोबुलर। अच्छा, अब ये मिलके बन जाते हैं एफ एक्टिन। व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर? फिलामेंटस। वेरी गुड। तो जी एक्टिन जो ग्लोबुलर एक्टिन है वो पॉलीमराइज होके एफ एक्टिन बना देता है और एफ एक्टिन स्टैंड्स फॉर द फिलामेंट्स। So there is this sarcomere. अच्छा, sarcomere is from one Z disc to another Z disc. ये सबको पता है, ठीक है। इसमें एक thick filaments है, thin है। thin filaments में आपके तीन आते हैं, एक F actin आ गया, एक आपको G actin आ गया, एक F actin आ गया, फिर ट्रोपोमाइसिन आ गया, ट्रोपोनिन आ गया। मायोसिन में आपने कहा कि जी मायोसिन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, अराउंड 300 मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट and there are globular heads जो they are pointing out, and then there is this titan जो इसको Z disc के साथ join करा रही है। there is this M line. M line क्या है? M line है जो इसको connect कर रही है the center part of this myosin, and basically ये इस तरह connected है और इसके साथ यहाँ पर titan attached है, so इसको ये stabilize करती है और it keeps it at this way, क्योंकि ये 3D image है। you have to really visualize yourself in your mind. imagine करना पड़ता है कि ये 3D image है, जिसकी वजह से ये टाइटन के साथ यहाँ अटैच्ड है, यहाँ ये M line है और यहाँ पे इसके सेंटर में एक नेबुलिन है। जो नेबुलिन है वो भी यहाँ से M line के साथ है, जिसकी वजह से आपका ये स्टेबल हो जाता है स्ट्रक्चर। What is this basically the functional unit of a muscle? Sarcomere. Sarcomere is called as the functional unit of a muscle. So इसमें everybody knows A and I band. Myosin में M line उसको M line क्यों कहते हैं? Midline है। The center of the sarcomere. Middle. अच्छा चलो midline है, लेकिन मैंने इसका नाम भी कुछ बताया था शायद, किसी को याद हो? मैं मिडले शैबे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है। मिडले शैबे मैम एफएससी में बताया, मैम एफएससी में सर ने बताया था। अच्छा, एफएससी में भी बताया था। दैट्स सो नाइस ऑफ देम, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहा। ये अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्लियरली नजर आ रहा है सबको। ये रिवीजन है सिर्फ। नेबुलिन है आपके सेंटर एक्टिन में, और ये जो M लाइन है
लाइन है और इसके साथ ये टाइटन है और इसकी वजह से इसने इसको यहाँ पे स्टेबलाइज रखा हुआ है। सो टाइटन इलास्टिसिटी और स्टेबलाइज करता है मायोसिन को और ये नेबुलिन है। ये आई डोंट नो आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने आपको पूछा है अभी फिर से एम लाइन को एम लाइन क्यों कहते हैं? इसमें एक प्रोटीन होते हैं जिसका नाम होता है, इसका नाम होता है मायोमाइसिन, जिसकी वजह से इसको हम एम लाइन कहते हैं। लेकिन जो उनसे बच्चे को ये अब याद होगा, दिस इज द क्लाइंबिंग ऑफ अ रोप, हैंड एंड ओवर हैंड, और ये साइकिल जो है ये इसी तरह चलता रहता है कि जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन के ऊपर होती है इसके ऊपर अटैच होता है। पहले कैल्शियम आता है, वो आके अटैच होता है किससे? कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से, और उसके बाद जो ट्रोपोमायोसिन है वो डिसलॉज हो जाती है और बाइंडिंग साइट्स अनकवर हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, और जो मायोसिन का हेड है वो उस बाइंडिंग साइट पे अटैच होता है। वो एक पावरफुल लेवल पे होता है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है, उसका एक स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और उसके बाद जो एडीपी है वो रिलीज हो जाता है। दिस एडीपी विल बी रिलीज, अनदर एटीपी विल कम, वो इसको अटैच करेगा, वो इसको डिसलॉज करेगा। अब जो डिसलॉजिंग है इट इज बिकॉज ऑफ द एटीपी। इसके बाद अब एटीपी एडीपी में चला जाएगा और एडीपी और फॉस्फेट, जब फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो जाके अटैच होगा और फिर एडीपी भी रिलीज हो जाएगा, एटीपी आके इसको वापस एक्टिव बाइंडिंग साइट से रिमूव करेगा। सो बेसिकली जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो तब होगी जब उसकी डिसलॉजिंग होनी होती है। व्हाट इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म? देयर इज इंक्रीज इन द कैल्शियम, ये स्लाइड फिलामेंट को स्लाइड करता है। डिक्रीज इन द कैल्शियम, it turns off the sliding process. Thin filaments on each side of the sarcomere slide inward over the stationary thick filament. और इसकी वजह से contraction हो जाती है the A बनती। When the thin filaments they slide inward, basically they pull the Z lines together and the sarcomere shortens. This is the binding of the myosin with the active binding site. This is the power stroke जिसकी वजह से ये आगे को move करता है, it pulls the Z line towards itself. Then this another ATP comes and attaches to this area. यहाँ पे दो points थे, एक actin binding site थी और एक ATP binding site थी। तो जो ATP पे आके attach होता है तो फिर उसकी वजह से ये dislodge हो जाता है यहाँ से। Then another binding occurs because जब ATP यहाँ पे आएगा वो ADP में change होगा, यानी फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और उसकी वजह से एनर्जी इसके अंदर मायोसिन हेड में स्टोर हो जाएगी। अब जब ये मायोसिन में स्टोर हो गई तो जाके अटैच होगा और आगे की तरफ मूव करेगा। मैम जो हाँ जी 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 मैम जो मायोसिन के दो हेड्स होते हैं, एक एटीपीएस और एक एक्टिन वाला, तो एटीपीएस में जब एटीपी अटैच होता है तो फिर दोनों हेड्स मूव करते हैं क्लाइंबिंग की तरह। वो क्लाइंबिंग की तरह दोनों हेड में मूव कर सकते हैं, एक हेड में मूव कर सकता है, एक हेड अगले का मसल के साथ अटैच होने के लिए अगले एक और एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होने के लिए काम करेगा। जरूरी नहीं कि दोनों एक वक्त में इकट्ठे ज्वाइन होते हैं। If you look at here, this is the level जहाँ पे एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। ये एटीपी टूट चुका है, एडीपी और फॉस्फेट में बन चुका है, इसकी जो एनर्जी है ये इसमें स्टोर्ड है। यहाँ पे कोई कैल्शियम मौजूद नहीं है। जब कैल्शियम ये रेस्ट करेगा, जब कैल्शियम आ जाएगा तो वो बाइंड कर देगा इसके साथ विद द एक्टिन मॉलिक्यूल और उसके बाद ये एडीपी और फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। In this process ये move करेगा forward में। This bending is called as a power stroke. This is the bending. ये bend करेगा और फिर fresh ATP आएगा और fresh ATP इसको detach करेगा। There is this thing called as rigor mortis. Rigor mortis. What is that? जब इंसान की death हो जाती है तो there is initially this muscle keeps on attaching and releasing. तो इसकी वजह से सारा ATP यूज हो जाता है। जब यूज हो जाता है मैम तो जो मायोसिन हेड है जी मैम ATP जो है वो डिटैच कर रहा है ग्लोबुलर हेड्स को। यस यहाँ पे मतलब ये रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होगा, ये इसकी डिटैचमेंट में इन्वॉल्व होगा, लेकिन बेसिकली ये कर क्या रहा है? ये पावर स्ट्रोक कर रहा है।
पावर स्ट्रोक किस तरह कर रहा है, अगर आप स्टार्ट से शुरू करो, यहाँ पे एटीपी आके अटैच हुआ था, एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में चेंज हो गया और उसने अपनी एनर्जी इसमें स्टोर कर दी। अगर ये एनर्जी ना होती तो ये इसके साथ जाके पावर स्ट्रोक भी ना कर पाता। ठीक है, सो अब एनर्जी स्टोर हो गई है। ये एनर्जी किसकी वजह से स्टोर है, ये किस मॉलिक्यूल ने आके अटैच हुआ है, एटीपी। एटीपी आया था, वो फॉस्फोराइलेट हो गया था और वो आके इसके साथ अटैक, अब वो खुद टूट गया है लेकिन उसकी एनर्जी यहाँ स्टोर हो गई। अब यहाँ पे कोई कैल्शियम नहीं है, इसकी एनर्जी यहाँ पे स्टोर है। बेटा 1 मिनट मुझे आज एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर मैं एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, एंड में आप मुझसे पूछ लेना, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। एटीपी आया, उसने इसको डिटैच कर दिया। अब एटीपी क्यों ब्रेक डाउन हो जाएगा एडीपी और फॉस्फेट में। ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो गई, इस मायोसिन के हेड में। एनर्जी अब स्टोर हो गई है, ये एनर्जाइज स्टेट में मौजूद है, लेकिन अभी कोई कैल्शियम मौजूद नहीं है, तो फिर ये एनर्जी यहीं पे इसकी स्टोर रहेगी। जब कैल्शियम आ जाएगा तो उस कैल्शियम आने की वजह से ट्रोपोमाइसिन यहाँ से मूव होगा, ये एक्टिव बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगे और ये जो मायोसिन हेड है ये इस एक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है। जब ये अटैच हो जाएगा तो उसके बाद ये मूव करेगा फॉरवर्ड, इसकी एक पावर स्ट्रोक है। जैसे ये अटैच होगा इस एनर्जी की वजह से, ये एनर्जी किधर से आई थी, से आई थी, ये एनर्जी इसको आगे की तरफ मूव कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज द पावर स्ट्रोक, दिस इज कॉल्ड एज द बेंडिंग। नाउ दिस एडीपी एंड फॉस्फेट इज आल्सो रिलीज। ये जब रिलीज हो जाएगा, अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, एक्टिन और मायोसिन इस तरह अटैच रहेंगे। अब ये इसको डिटैच भी होना है, डिटैच होने के लिए दोबारा एक एटीपी आएगा, वो इसको डिटैच करेगा, अपनी एनर्जी इसमें स्टोर कर देगा, फिर से ये इस एनर्जाइज स्टेट में आता है। So the ATP splits the myosin ATPase, उसकी वजह से by this myosin ATPase और ADP और phosphate अटैच हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो गई। अब कोई वहाँ पे अगर कैल्शियम नहीं है तो ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर रहेगी और ये रेस्ट की स्टेट में रहेगा। अगर कैल्शियम आ गई तो वो वहाँ से मायोसिन को मूव कर देगी और वो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा और वो पावर स्ट्रोक होगा। और फिर अगर कोई भी एटीपी नहीं आएगा आफ्टर डेथ, जैसे होता है आफ्टर डेथ क्या होता है कि आपके पास एटीपी नहीं होता। शुरू में ये कुछ स्टेट के लिए ये दोनों आपस में अटैच रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फेज में आ जाएंगे, रिजिड फेज में बंदा चला जाएगा और वहां पे कोई एटीपी नहीं है तो ये डिटैच नहीं होंगे। कुछ आवर्स के बाद डेथ के इंसान एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आता है। आपने हॉरर मूवीज देखी होंगी, वो जो कोई मुर्दा होता है उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो उठ के बैठ जाता है, या उसकी आर्म के ऊपर कोई टच हो जाए तो वो एकदम से जर्की मूवमेंट आती है। दैट जर्की मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज वहां पे वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ना और वो रिजिड हो गया हुआ है, तो वो इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये रिगर मोर्टिस हो गया। और इसी तरह कैलकुलेट की जाती है कि कितने आवर्स हुए इसको मरे हुए। आपने इफ एनीबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग द डिटेक्टिव मूवीज, जो CIA या बहुत सारी और मूवीज आती हैं, उसमें वो ये एवेल्युएट करते हैं। देयर इज अनदर थर्ड ईयर में आप जाके एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज फोरेंसिक मेडिसिन। उसमें आप पोस्टमार्टम, उसमें आप जो पुलिस के साथ डॉक्टर्स की एक टीम होती है वो जाकर एवेल्युएट करती है कि कैसे ये किया जाता है। तो उसमें आपने डिड्यूस करना होता है कि इस बंदे को मरे हुए इतनी देर हो गई, he had died few hours before or 36 hours or more than 50 hours या 7 days ही हो गए इसको। तो there are different features जो develop होते हैं। कुछ 36 hours के बाद जो होता है that is called as rigor mortis, तो वो contracted phase में होता है। Let's look at a video and then I'll show you this part। एक मैम हाँ जी, आप बोलिए, क्वेश्चन साथ साथ पूछ लीजिए। जी पूछिए। मैम, ये रिगर मोर्टिस की स्टेट कितनी देर तक रहती है? अच्छा, ये कुछ देर के बाद इसमें क्या होता है कि जो मायोसिन का जो आपका है ना, आपकी जो प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो एज सच टूट जाती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो टूट जाती है। तो जब वो टूट जाती है ना तो वो फिर ये रिगर मोर्टिस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, प्रोटीन की पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है। मैम
मैम एटीपी जो है वो अपनी एनर्जी डिटैच करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, वो तो एनर्जी स्टोर कर रहा है इनडायरेक्टली कंट्रैक्शन करवाने के लिए, लेकिन रिलैक्सेशन करवाने के लिए हम ग्लोबुलर हेड्स को सेपरेट करते हैं, वो भी एटीपी की मदद से कर रहे हैं। तो दोनों जगह एनर्जी यूज हो रही है या फिर डिटैचमेंट में कोई और मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है? अटैचमेंट में आपका एटीपी आके अटैच होता है और उसकी वजह से सिर्फ अटैचमेंट की वजह से इसकी मैंने कहा मैम हम कह Can you सकते see हैं this कि video? दो Can जो you see this video? नो मैम एक सेकंड ठहरिए। अब नजर आ रही है? Muscle contraction is at the basis of Okay. all skeletal इसको गौर से movements. सुनो। Skeletal muscles are composed of muscle fibers, which in turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin actin and thick myosin filaments. The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. आपको समझ आ गई है या शुड आई शो इट अगेन? मैम समझ आ गई है। ओके अच्छा, लेट्स मूव अहेड। अब ये वाला आई थिंक मेरा ख्याल है आप सारों को समझ आ गई होगी, जो सुन रहे हैं। जो सो रहे हैं उनको तो मुझे आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। अच्छा, देयर इज दिस कैल्शियम रिलीज इन द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ये कैसे होती है? जब आपकी मोटर नर्व है, उसने साइनेप्स किया है विद मेम्ब्रेन ऑफ मसल, जिसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते थे, सार्कोलेमा भी कहते थे। तो ये एक मोटर न्यूरॉन है जिसने साइनेप्स किया है और यहाँ पे एक गटर सा बन गया है, उससे साइनेप्टिक लेफ्ट हो गया है। यहाँ पे in this end, this is called as a terminal button of the motor neuron. यहाँ पे क्या मौजूद है? एसिटाइलकोलिन, ये हमने शुरू में कर लिया था। एसिटाइलकोलिन will be released then ये मोटर एंड प्लेट पे जाकर टच होगा और यहाँ से आपकी एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपेगेट करेगा। मैम आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो गए हैं।
मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, somebody had muted me. अच्छा, चलो, I'll go through it again. आपको नजर आ रहा है स्लाइड? कैन यू सी द स्लाइड? हाँ जी The calcium Yes, मैम। ma'am. calcium release is like citation contraction बस complex. मैम एसिटाइलकोलिन, अच्छा आपको बिल्कुल आवाज नहीं है कि मैंने तो बहुत आगे तक पढ़ा दिया? बिल्कुल आवाज नहीं है? मैम स्टार्ट में आई न्यूरोमस्कुलर थी जब आप जंक्शन तक आई है। अच्छा, ओके, ये क्लेफ्ट हो गया। उसके बाद ये जो नर्व पोटेंशियल है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोपेगेट की। जब ये प्रोपेगेट की तो आपको मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये कंटिन्यूएशन होती है टी ट्यूब्यूल, और ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर चली गई। इसके एंड्स के ऊपर मौजूद है डायलेटेड lateral sacs of the sarcoplasmic reticulum. इस sarcoplasmic reticulum में क्या मौजूद है? कैल्शियम। हाई लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट। कैल्शियम इज रिलीज्ड, ये आपका ZS के लेवल पे आ रहा है आपका। अब क्या हो रहा है? ये जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन सी पे अटैच हो गया और ट्रोपोमायोसिन को डिसलॉज कर देगा। जो मायोसिन हेड है वहां पे पहले ही से एनर्जाइज स्टेट में मौजूद है, वो जाके इसके साथ अटैच होगा और पावर स्ट्रोक हो जाएगा। गॉट इट? पावर स्ट्रोक क्या है कि आपकी ma'am. जो बेंडिंग हो रही है ऑफ द थिक फिलामेंट, रोइंग, अगर आप बोट चला रहे होते हैं तो जो आप रो करते हैं ना, जो वही वाली मूवमेंट हो रही है कि ये थिन फिलामेंट की तरफ ऐसे थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को अपनी तरफ लेके आता है और सेंटर में ले आता है, जिसकी वजह से एज जोन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में चला जाता है, स्मॉलर हो जाता है, जेड इज क्लोजर हो जाती है। सार्कोप्लाज्मिक से कैल्शियम आयंस निकल आएंगे, मायोसिन हेड पे बाइंड करेगा और ये पावर स्टॉक होगा। This is called as the sliding filament mechanism. I think ये हमने अब these are the changes which occur in the sarcomere. Can anybody revise what are the changes? First one is the shortening of the sarcomere. Second, sarcomere. Anybody who can reply me, there is shortening of the sarcomere. Anybody who can revise Z line this? Z line will shortening come of together. sarcomere. Z line come closer to each other. Age zone Then- disappears. The I band एज जोन shortens. जरूरी नहीं बेटा, उस दिन भी मैंने कहा था, वन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स वाज सेइंग एज जोन डिसअपीयर हो जाता है, इट कैन बिकम शॉर्टर। जरूरी नहीं है कि डिसअपीयर ही हो जाएगा, खत्म नहीं हो जरूरी होगा। ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल जो फिलामेंट्स हैं ये जरूरी नहीं पूरी की पूरी ज्वाइन ही कर दें या ओवरलैप ही कर लें, दे कैन कम क्लोजर। जरूरी तो नहीं होता कि आप हर मसल में इतनी कॉन्ट्रैक्टेड फेस ले आए। अगेन ये मैं आपको कह रही हूँ, यू शुड से इट कैन बी शॉर्टर और डिसअप, बट शॉर्टर इज जस्ट फाइन। देन आई बैंड Come closer to each I other. band short. आई बैंड विल शॉर्टन, ए बैंड Remain constant. Remain same. remains constant। ए बैंड याद रखना, इट इज द थिक फिलामेंट्स। मैम जी मैम क्या अकेली एक्टिन भी फंक्शनल हो सकती है कि वो मोबिलिटी प्रोवाइड कर दे विदाउट कैसे करें? मायोसिन? कैसे? मैम हमने Myosin काफी attach काफी ही नहीं जगह होगी। पढ़ नहीं, ये अब मैं- कुछ ज्यादा ही muscles थिंकिंग कोई लैटरल थिंकिंग कुछ ज्यादा नहीं होगी। ये मैम, ये muscles बैंड में नहीं। नहीं, मसल्स में नहीं, फिर कहाँ? मैम जैसे विलाय और माइक्रोसीलिया वहां पर हमने पढ़ा है कि अकेले एक्टिन वहां पे जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, अभी तो मसल्स पे गौर कर लेते हैं। नहीं, अभी तो हम मसल पढ़ रहे हैं ना, हम एक्टिन मैम, नहीं जो- पढ़ रहे सर। हम जो मायोसिन के दो हेड्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं? नहीं, वो सेपरेट होते हैं, वो दोनों दूसरी तरफ मूव कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप देखो तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं, तो वो बेसिकली कहीं डिस्पर्स ऑफ हुए होते हैं। जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपको मैंने स्ट्रक्चर अभी दिखाया था एक, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, एक वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखो,
ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये लदा भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये देखो, ये दोनों करीब नजर आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों एक वक्त में सारे के सारे ही टच हो रहे हैं। कोई टच हो सकता है, कोई नहीं भी टच हो सकता है। ये दूसरी तरफ भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक तरफ भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये देखो तो ये इस वक्त इसमें एनर्जी वाला स्टेट कौन सा है ना, जहाँ स्टेट कौन सा है इसका जब इसकी फुल एनर्जी आई है? जब ये एक्सटेंडेड होगा, जब एक्सटेंडेड होगा लाइक दिस और लाइक दिस, कौन सा है ये या ये? मैम बेंडिंग वाला, ऊपर वाला बाइंडिंग वाला, ये बाइंड कर जाएगा। जब बाइंडिंग से पहले होता था फुल एनर्जी में होता। अच्छा, रिलैक्सेशन क्या होगी? रिलैक्सेशन ये होगी कि जो ये कैल्शियम है ना, ये वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा और एक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होती है जो आपको पहले नर्व मसल में पढ़ाई दी गई है, वो ब्रेक डाउन कर देगी एसिटाइलकोलिन को एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और इसका एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा और कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी। ये वापस चली जाएगी कैल्शियम, जो पहले इधर आ गई थी ना, अब ये वापस चली जाएगी। This is the structure of the T tubules and the sarcoplasmic reticulum. These diagrams are not given in each and every book, इसलिए मैं दिखा रही होती हूँ और आप देख लिया करो। ये है क्या sarcoplasmic reticulum? मैंने पहले भी बताया था। What is this? This is a modified endoplasmic एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Yes, it consists of the fine network of interconnecting compartments और ये continuous नहीं होता, ये encircle करता है myofibrils throughout its length और ये segments wrapped around होते हैं each A and I पर और जो ends हैं इस पे lateral sacs होते हैं जिसको हम terminal cisternae कहते हैं। T tubule क्या होता है? वो perpendicular आता है। perpendicular सबको ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ परपेंडिकुलर स्टेट में आ जाता है और ये रन करता है फ्रॉम द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन टू द सेंटर ऑफ पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मसल फाइबर। ये कंटिन्यूस है विद द सरफेस मेम्ब्रेन। जब एक्शन पोटेंशियल सरफेस मेम्ब्रेन पे आती है वो तो टी ट्यूब्यूल में भी स्प्रेड होती है। जब टी ट्यूब्यूल में वो अंदर आ जाएगी और मसल फाइबर के सेंटर में पहुंच जाएगी तो साइड पे आपके सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ना है, वहां से कैल्शियम रिलीज होगा। वो कैल्शियम जाके बाइंड होगा कहाँ? वो जाके ट्रोपोनिन सी पे बाइंड होगा। ये आपकी इमेज है जो ये ज्यादातर स्ट्रक्चर आपके बुक्स में दिखाया होता है। अगर आप इसको देखो तो देयर इज दिस फुट प्रोटीन, ये जो यहाँ इस एरिया पे मौजूद है, ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर, यहाँ से कैल्शियम का होना है रिलीज और यहाँ पे राइनोनिड्रिन और डाइहाइड्रोपेरिडिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो मैंने आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैंने आपको बता रही। यहाँ से साइटोप्लाज्म से निकलेगा और फिर ये अंदर आपके कैल्शियम मौजूद है और कैल्शियम यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन है। इसका आप टाइट बाइंडिंग देखो, जो रेगर स्टेट में होती है उसकी वो टाइट बाइंडिंग हो जाती है और क्रॉस पिच 45 डिग्री एंगल बनता है। 45 डिग्री एंगल किससे बनता है? इस तरह, इस जगह से। ये थिक फिलामेंट है, इसके साथ ये जो हिंज आ गई है यहाँ पे इसकी 45 डिग्री एंगल बन गया। अब ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये बाउंड है और जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है वो जो एटीपी वाली वो यहाँ पे सेट है। ये इसने इसके साथ 1 वाली मॉलिक्यूल के साथ बाइंड ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? जी एक्टिन के मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड किया। अब एटीपी एक आएगा और वो इसको डिसलॉज कर देगा। ये बाइंड होगा इसके साथ और इसको डिसोसिएट कर देगा, इसके साथ रिमूव कर देगा। अब मायोसिन की अटैचमेंट एक्टिन के साथ नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो एटीपी है ये यहाँ पे एटीपीएस मौजूद होता है मायोसिन में, वो इस एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा और एडीपी और फॉस्फेट में बना देगा, लेकिन इसकी एनर्जी कहाँ गई? इस मायोसिन हेड में स्टोर हो गई। तो दोनों यहाँ पे स्टोर हो गई तो ये एनर्जी स्टेट में आ जाएगा और अब ये 90 डिग्रीज पे मूव कर जाएगा। लुक एट दिस, ये 45 पहले था यहाँ पे और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे आ गया। अब जब ये 90 डिग्री पे आ गया तो इसने मायोसिन 1 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ था, अब ये सेकंड वाले के साथ अटैच होगा और देन इट मूव्स फॉरवर्ड। किसी को समझ नहीं आई तो इसको दोबारा देख।
अब जब पावर स्ट्रोक हो जाएगी तो ये फॉस्फेट कंपाउंड रिलीज हो जाएगा और ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा बाय अटैचिंग अनदर। ये जो फॉस्फेट आयन निकला था ना, इसकी वजह से पावर स्ट्रोक होगा। तो पावर स्ट्रोक क्या करेगा? पावर स्ट्रोक इस मायोसिन हेड को इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा तो एसोसिएटेड एक्टिन फिलामेंट्स ये आगे की तरफ मूव हो गई। जब आगे की तरफ मूव हो गई और एडीपी पे निकल गया, जो एनर्जी थी सारी यूज हो गई बाय दिस मूवमेंट। ये 90 डिग्री पे आया था, इसने ऐसे मूव किया है, इसमें एनर्जी भी रिलीज हो गई और एडीपी और फॉस्फेट निकल गया। ये साइड एम्प्टी हो गई, यहाँ पे आके एटीपी अटैच होगा। एटीपी होगा, इसको दोबारा डिसलॉज करेगा, डिसलॉज करके ये इस तरह स्ट्रेट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? अपनी एनर्जी इसमें स्टोर कर देगा, आके इस सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, इसको आगे की तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो एडीपी दोबारा रिलीज हो जाएगा और इस तरह ये मूवमेंट चलती जाएगी। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का सबको समझ आ गया होगा कि ट्रोपोमायोसिन बेसिकली कवर करता है बाइंडिंग साइट्स को और ब्लॉक कर देता है बाइंडिंग साइट को, और जो ट्रोपोनिन है वो कंट्रोल कर रही है कि जो कैल्शियम के साथ बाइंड होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकेगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो we'll repeat it again, otherwise अगर समझ आ गई है तो we can go ahead. Muscle contract हुआ because of the sliding of the thin filaments over and between the thick filaments towards the center. It leads to the shortening of the Z disc. Then there is A band जो सिर्फ closer रहते हैं लेकिन वो shorten नहीं होते. I band वो डिस्टेंस होता है between the A band and decrease in length हो जाती है। एज बैंड आपका शॉर्टन हो जाता है, इसमें सिर्फ मायोसिन होती है और एम लाइन उसी तरह रहती है। मैम जो आपने एंगल्स के बारे में बताया 45 और 90 वो अल्टरनेट वेज में होता रहेगा, 45 फिर 90 फिर 45 फिर 90 45 फिर 90 फिर 45 और फिर 90। जब वो 45 पे होगा एनर्जी की स्टेट में रहेगा, जब वो 90 पे आएगा तो वो अटैच हो जाएगा। 90 पे अटैच हुआ होगा वो एक्टिन बाइंडिंग साइड पे, उसकी वजह से वो मूव कर जाएगा फॉरवर्ड। मैम बोलिए मैम इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ATP is required both for contraction as well as relaxation. चलो ऐसे क्या एटीपी बेसिकली उसको मूव करता है, फिर उसके बाद अपनी एक और एटीपी तो नहीं आता ना, वही एटीपी उसकी अपनी एनर्जी उसमें स्टोर कर देता है। जब वो उसमें स्टोर कर देता है तो फिर वो ऑब्वियसली इसको मूव करेगा। ये आपकी ये एक्टिन है, इसकी बाइंडिंग साइट्स है, इसके ऊपर कवर्ड क्या हुआ है ट्रोपोमायोसिन। जब आपका मसल रिलैक्स होता है तो ट्रोपोमायोसिन ने सारे साइट्स को कवर किया। जब आपके पास कैल्शियम आ जाता है तो वो किसके साथ अटैच हुआ है? ट्रोपोनिन सी के साथ। अब इसने ट्रोपोमायोसिन को डिसलॉज कर दिया और जो बाइंडिंग साइट है वो अनकवर हो गई, इस पे मायोसिन हेड आके अटैच हो जाएगा। मायोसिन हेड की एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है और इसके पास अभी एडीपी और फॉस्फेट है। जब फॉस्फेट भी रिलीज हो जाता है ना तो ये आगे की तरफ मूव करता है। और रिलैक्सेशन कब होती है? जब आपकी बेसिकली कैल्शियम आयंस निकल जाता है और कैल्शियम आयंस वापस चली जाती है। किधर चली जाती है? और जो एक्शन पोटेंशियल है वो खत्म हो जाता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल आपका खत्म हो जाता है तो जो आपका क्या एसिटाइलकोलिन है वो फिनिश हो जाती है और एसिटाइलकोलिन टूट जाती है किसमें? एसिटाइलकोलिन किसमें टूटती है? दो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बन जाती है। वो कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसे लिखेगी बेटा?
आप थोड़ी देर वेट कर लो, मैं आपको अटेंडेंस भेजती हूँ, उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो दिखा दी, उसके बाद लेक्चर मैम, खत्म। second line वाली आज थोड़ा सा लेट हो गए, हमारा वरना अगला शाम को lecture मुझे है। दोबारा लेना होगा। अच्छा, हम फ्राइडे को फ्राइडे को ले लें। यस मैम, प्रैक्टिस भी कर लो। फ्राइडे को ले। अच्छा ओके, कल भी लेक्चर मैं 10 बजे शुरू करूंगी, अल्लाह करे कि कल हमारा नेट का प्रॉब्लम ना हो। कॉलेज में मैं आई थी, आई थॉट कि यहाँ पे पिछली दफा बहुत अच्छा रहा था, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैम हमारा ग्रॉस का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो कल थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा कि मसला है। मैम हमारा अगला लेक्चर होना है अभी। आपका अभी लेक्चर 2 मिनट दे देंगे आप? जरूर मैम ग्रॉस का लेक्चर स्टार्ट हो वो स्टार्ट ही हो गया। यस मैम 11 बजे स्टार्ट हो जाने का। अच्छा तो फिर आपकी अटेंडेंस मैंने लेनी है। लिंक देखिए, अटेंडेंस आई कितने स्टूडेंट? वन 170 स्टूडेंट्स है, मुझे सिर्फ 170 अटेंडेंस चाहिए। अब बल्कि 169 होंगे, एक तो मैं हूँ और एक सिम्स भी होगा, तो 168 अटेंडेंस होनी चाहिए। आपने देख लीजिए अटेंडेंस।